हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अभी हम बस कुछ ही दिनों में आपसे लाइव जुड़ने वाले हैं, ठीक है? तो वैसे अगर कोई प्रॉब्लम जो हो वो आप ऑन कॉल आप सॉल्व करवा सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से मैं आपको कोई प्रॉब्लम छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक तो क्या है कि चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है, तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करें। बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप करिए। इसके अलावा अदर्स जो भी आपके पास मटेरियल है क्वेश्चन का, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप इससे संबंधित सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? देखिए, ईथर हम पढ़ रहे हैं और ईथर में रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। और रासायनिक गुण में हम अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं भाई? अभिक्रिया वो पढ़ रहे हैं जिसमें CO बंध टूटता है, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, वो अभिक्रिया हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, इसमें मैंने आपको अभिक्रिया किसके साथ करवाई? मैंने अभिक्रिया करवाई किसके साथ? HX के साथ। ईथर की क्रिया बस जुड़ते हैं 2 मिनट में। HX के साथ प्लस माइनस और क्या बन रहा है बटो? OH प्लस RX, मतलब एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का क्या हो रहा है? निर्माण। एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण हो रहा है। इसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई। अभिक्रिया कौन सी? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पर RO माइनस जाता है और जो X माइनस यहां पर आकर जुड़ता है। इसका मतलब एक नाभिक स्नेही जा रहा है और दूसरा नाभिक स्नेही इसमें आता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है? और ईथर बनाने में भी आपको पता हो तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने यूज की थी और उसमें मैंने आपको क्रियाविधि बताई SN1 और SN2, ठीक है? SN1 द्विअणुक एक अणुक द्विपद प्रक्रम, SN2 द्विअणुक एक पद प्रक्रम, ठीक है ना? और SN1 क्या थी? एक अणुक द्विपद प्रक्रम। अब SN1 में क्या है? SN1 में मध्यवर्ती कौन बन रहा था? कार्बोनियम आयन। और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि में मध्यवर्ती क्या बन रहा था? बोलो, संक्रमण अवस्था, ठीक है? अब आपको हम बार बार बताते आ रहे हैं कि अभिक्रिया किस दिशा में चलती है? अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो। अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलती है? जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो। तो मैं आपको बता दूं, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का जो क्रम है वो आपको सबको पता है। 3 डिग्री सबसे कम, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और संक्रमण अवस्था बनने के लिए क्या जरूरी है कि जिस नाभिक स्नेही का आक्रमण जिस समूह पर, जिस एल्किल समूह पर होता है, उसमें त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए। त्रिविम बाधा का मतलब कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए, शाखाएं कम होनी चाहिए। तो इस आधार पर इसमें संक्रमण अवस्था बनने का जो क्रम है, सबसे अधिक 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करते हैं? बोलो, 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त यौगिक। और SN2 कौन करते हैं? प्राथमिक एल्किल समूह युक्त यौगिक, ठीक है? इसके बाद इसमें फिर हमने आपको 2-3 बातें कल बताई थी कि अगर ईथर सममित है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एल्किल हैलाइड बना दोगे और एल्कोहल बना दोगे। और यदि ईथर असम्मित है और असम्मित ईथर में यदि प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित है तो जो अभिक्रिया होगी HX के साथ, जो क्रिया होगी वो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी, ठीक है ना? और वो क्रियाविधि भी करके मैंने आपको बताई। तो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी तो इसका मतलब जो आक्रमण है नाभिक स्नेही का वो छोटे समूह पर होगा।
छोटे एल्किल समूह पर होगा। ठीक है ना। जैसे द्वितीयक और प्राथमिक है तो किस पर होगा, प्राथमिक पर होगा। कम और ज्यादा कार्बन है तो किस पर होगा, कम कार्बन पर होगा। दूसरा, अगर ईथर असममित है और उसमें तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित है, कौन सा, तृतीयक, तो तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित होने पर, तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित होने पर अभिक्रिया जो है वो SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी। कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी, SN1। और SN में मध्यवर्ती कौन बनता है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बनता है। स्थायित्व किसका अधिक होता है, बोलो 3 डिग्री का। तो अगर तृतीयक एल्किल समूह उपस्थित होगा तो हैलोजन समूह हमेशा किसके साथ जाएगा, तृतीयक एल्किल समूह के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पर हैलोजन क्या है, नाभिक स्नेही है और ये आक्रमण किस पर करेगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन पर करेगा। ठीक है, इतना मैं आपको कल बता चुका हूं, क्रियाविधि भी हम आपको लिखवा चुके हैं। अब यदि क्या हो, ध्यान से सुने, यदि ईथर में, ध्यान से सुने, ईथर में यदि बेंजीन वलय उपस्थित हो, अर्थात एरोमेटिक ईथर हो, इसका एक सामान्य नाम है एनिसॉल, और इसकी क्रिया यदि हम हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड या HX के साथ कराएं तो इसमें हमेशा जो H है ना वो किसके साथ जाता है, इस O के साथ जाएगा। मतलब इनमें जो बॉन्ड जो टूटेगा, आप देखिए मैं आपको इधर लिख के बता देता हूं। अगर ईथर में बेंजीन वलय उपस्थित है तो हमेशा फिनॉल बनेगा। HX की क्रिया से क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। अर्थात इसमें उत्पाद कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा फिनॉल और CH3I मेथिल आयोडाइड। अब ऐसा क्यों होगा ये सुनिए आप। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इसकी अभी क्या आएगी, अनुनादी संरचनाएं आएंगी, एल्किल फेनिल ईथर की अनुनादी संरचनाएं आएंगी। देखिए आप, मैं ये एनिसॉल है, ठीक है, और अभी आगे भी ये अनुनादी संरचना काम आएंगी, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ऐसा यहाँ क्यों है। एनिसॉल में देखिए आप क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर अनुनाद होगा। और अनुनाद को अगर आप याद करें तो अगर द्विबंध सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होगा तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव होगा। धनात्मक अनुनाद प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव प्रतिस्थापी से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की ओर होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर कहाँ जाएंगे, बोले यहाँ आएंगे। जब लोन पेयर यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, तो ये कार्बन इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा। जैसी फिनॉल की अनुनादी संरचना थी, सेम वैसी ही आपको एनिसॉल की अनुनादी संरचना है, अर्थात एल्किल फेनिल ईथर की अनुनादी संरचना आपको मिलेंगी। तो देखिए क्या होगा, ज़्यादा आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, तब बताएंगे आपको। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन पर ये आ गया धनावेश, लेकिन आप एक बात देखिए, अनुनाद के कारण क्या हुआ है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के मध्य द्विबंध आ गए हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य क्या आ गया है, द्विबंध। तो अब देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ द्विबंध, फिर सिंगल बॉन्ड, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुनाद के कारण इस ऑक्सीजन और कार्बन, बेंजीन वलय की कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और द्विबंध को तोड़ने के लिए आपको पता है, अब यहाँ पे तो इसमें द्विबंध के गुण हैं, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, तोड़ना किसको आसान है, तोड़ना इसको आसान है। दूसरा एक और बात कहें कि एल्किल फेनिल ईथर में जो एल्कोक्सी समूह है, वो एल्कोक्सी समूह जो है वो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है। देखो, एल्किल फेनिल ईथर में ये जो एल्कोक्सी समूह है कौन से कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकृत कार्बन से। और हमको पता है sp2 संकृत कार्बन की
की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है और इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं ऑक्सीजन और बेंजीन के कार्बन के मध्य। तो अब इस द्विबंध, आंशिक द्विबंध के, इसमें इनके मध्य क्या आ गया, आंशिक द्विबंध आ गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तोड़ना किसको आसान है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसलिए अगर इस प्रकार का ईथर है तो हमेशा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो आप एरो लगा के पॉइंट लिख लें, यदि एल्किल फेनिल ईथर, यदि एल्किल फेनिल ईथर जैसे, इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, जैसे एनिसॉल, जैसे एनिसॉल की क्रिया एल्किल फेनिल ईथर, जैसे एनिसॉल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो हमेशा फिनॉल का निर्माण होता है। फिनॉल का निर्माण होता है क्योंकि इन ईथरों में एल्कोक्सी समूह, क्योंकि इन ईथरों में एल्कोक्सी समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, जिससे ईथर के ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह तथा जिससे ईथर के ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह तथा फेनिल के कार्बन, फेनिल समूह के कार्बन, ये फेनिल समूह है आपका, इसका ये कार्बन है, फेनिल समूह के कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जबकि एल्किल समूह तथा ऑक्सीजन के मध्य, एल्किल समूह तथा क्रियात्मक ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, जिसे तोड़ना आसान रहता है। जिसे तोड़ना आसान रहता है। यही कारण है कि एल्किल फेनिल ईथर में, एल्किल फेनिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाने पर, एल्किल फेनिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाने पर OR बंध टूटता है, OR बंध टूटता है, ठीक है ना, तथा फिनॉल का निर्माण होता है। तो अब मेरी बात, आपकी बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ पर जैसे CH3 है, यहाँ पर अगर C2H5 हो, कुछ भी समूह हो सकता है, तो बंध ये नहीं टूटेगा, बंध ये टूटेगा। अभी हम एक आधा एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, ठीक है, ये आप क्लियर उतार लो आप।
अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए आप ईथर है, अच्छा यह मैं कहूँ आपसे, हम ईथर RRO, ईथर को ऐसे लिख सकते हैं हम, ये ईथर है। अगर ईथर की क्रिया, किसकी क्रिया, ईथर की क्रिया HI के आधिक्य से करवाई जाए। अब आप आधिक्य का मतलब तो समझने लग गए हो। अभी हम हैलोजन अम्ल के कितने अणु से करवा रहे हैं, हैलोजन अम्ल के कितने अणु से करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के कितने अणु से करवा रहे हैं, एक। और आधिक्य का मतलब यदि हम एक से अधिक अणु ले लें, माना कि इसके 2 अणु ले लें और उच्च ताप पर अपक्रिया करवाएं, उच्च ताप पर अपक्रिया करवाएं, यहाँ लिख सकते हो उच्च ताप, या ये आप डेल्टा लगा दो, तो क्या होगा, जो उत्पाद प्राप्त होगा वो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। कैसे, देखो ये 2 हाइड्रोजन जो हैं इस O को लेकर H2O के रूप में निकल जाती हैं और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, देखिए पहले आप ईथर की क्रिया HI से कराओ तो एल्किल आयोडाइड, और क्या बनेगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। अभी एक एग्जांपल लेके हम कर देते हैं। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर, और इसकी क्रिया हम कराएं HI के आधिक्य से, HI के आधिक्य से, तो देखो ये ऑक्सीजन बाहर क्या निकलेगा, H2O CH3 CH2I एथिल आयोडाइड। ठीक है। लिख लें आप पहले एरो लगा के। यदि ईथर की क्रिया ईथर की क्रिया उच्च ताप पर, यदि ईथर की क्रिया उच्च ताप पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य के साथ करवाई जाए तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एक मिनट बेटा ना, हेलो, उसका सही बोलिए। एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। अच्छा होता कैसे, पहले ये अपक्रिया आप बता लो, फिर मैं आपको बता दूंगा एल्किल आयोडाइड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, पहले दोनों अपक्रिया बता लें फिर बदलते हैं। देखिए कैसे होता है, सुनो मैं आपको बताऊं। देखो देखिए CH3 CH2O CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3। ठीक है, अब
सबसे पहले इसकी HI से क्रिया कराएं, तो HI से क्रिया कराएंगे, आपको पता है क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। ठीक है, अब हमने HI का क्या लिया है, आधिक्य लिया है। HI का आधिक्य लिया है तो देखो जो एथेनॉल इसमें बना है, जो एल्कोहल बना है, वो HI के दूसरे अणु से क्रिया करेगा। अच्छा, ये एल्कोहल में हम अब क्रिया पढ़ चुके हैं, आपको पता हो तो, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, तो एल्कोहल हैलोजन अम्लों से क्रिया करके क्या बना देते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। ये पुनः दूसरा अणु इसका क्रिया करेगा, तो देखो यहाँ से OH, यहाँ से H, बाहर क्या निकलेगा, H2O, और ये एल्किल आयोडाइड। तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा इसमें, एल्किल आयोडाइड। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में बनने वाला एल्कोहल जो है पुनः एल्किल आयोडाइड, वो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। नीचे आप लिख सकते हैं इसमें एरो लगा के, उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाला एल्कोहल पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके, बनने वाला एल्कोहल पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है, एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य से करवाने पर, ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य से करवाने पर मुख्य उत्पाद एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको ये बात समझ में, तो इसमें मैंने आपको 4 बातें बताई। ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनेगा, सम्मित ईथर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो आपको बता दें ईथर बहुत कम क्रियाशील होता है, उच्च ताप पर ये अभिक्रियाएं होती हैं, तभी तो इसका उपयोग अक्रिय माध्यमों में किया जाता है। विभिन्न रिएक्शनों में, विभिन्न अभिक्रियाओं में अक्रिय माध्यम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ईथर का, क्योंकि सबसे कम क्रियाशील है। ग्रीनियर अपकर्मक अत्यधिक क्रियाशील है, उसको भी ईथर में बनाया जाता है, शुष्क ईथर में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको 4 बात बताई। अगर असम्मित ईथर है, उसमें प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह है, तो हैलोजन समूह प्राथमिक या द्वितीयक के साथ जाएगा। कारण आपको पता है, क्या पता है कि अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, और SN2 क्रियाविधि में हमको पता है कि उसमें आपको प्राथमिक एल्किल समूह होना चाहिए संक्रमण अवस्था बनने के लिए। और अगर ईथर असम्मित है और उसमें तृतीयक एल्किल समूह है, तो हैलोजन समूह हमेशा तृतीयक एल्किल समूह के साथ जाता है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। और कार्बोनियम आयन कौन सा अधिक स्थायी होता है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। फिर हमने कहा कि एल्किल फिनोल ईथर यदि है तो हमेशा फिनोल बनेगा। उसका कारण मैंने क्या बताया कि एल्कोक्सी समूह फेनिल की जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp2 संकृत होता है। वैसे फेनिल के सभी कार्बन sp2 संकृत होते हैं, अर्थात बेंजीन वलय के सभी कार्बन sp2 संकृत होते हैं। तो उस ऑक्सीजन ईथर क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन और फेनिल कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जबकि एल्किल और ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपको पता है कि इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इस कारण हमेशा एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया कि अगर ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के आधिक्य से की जाए, आधिक्य का मतलब समझते हो, एक से अधिक यदि हम अणु लें तो मुख्य उत्पाद आपका एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड, एथिल यहां पर, ठीक है। और वो कारण क्या है मैंने आपको बता दिया कि पहले एक अणु लिया तो एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ, फिर हमारे पास HI और ज्यादा है आपको पता है, तो जो एल्कोहल बनेगा ना उसको भी HI पुनः किस में परिवर्तित कर देगा, एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर देगा। ये अपक्रिया तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें हमने आपको बताए, ठीक है। ये अपक्रिया आप उतार चुके हो। इसके बाद क्वेश्चन आप लिखिए। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखें। लिखो, निम्न
ईथरों को HI के साथ गर्म करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद लिखिए। प्राप्त मुख्य उत्पाद लिखिए। देखो पहला CH3 पहला तो ये है, इस ईथर की आप HI के साथ क्रिया कराओगे क्या बनेगा, दूसरा है इस ईथर का आप HI के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, और तीसरा है इस ईथर का आप HI के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा। 1 मिनट आपके पास है, आप इनका अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, नहीं तो आधी मिनट के बाद मैं आपको इसको तुरंत आंसर देता हूँ। दिमाग पूरा लगाएं। HI के साथ क्रिया, तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो असममित ईथर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। देखिए आप, चलो हम बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले ये नंबर 1 बताते हैं आपको, HI के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे या HI के साथ इसको गर्म करेंगे तो ध्यान दें, ईथर कैसा है, असममित है। इधर कौन सा एल्किल समूह बोलो, एथिल 1 डिग्री है। इधर देखो कौन सा है, ये साखित और बड़ा एल्किल समूह है, ये भी 1 डिग्री है, ठीक है ना, CH2 जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखें, मैंने आपको क्या कहा था, अगर ईथर असममित हो और उसमें एल्किल समूह कैसे हो, प्राथमिक या द्वितीयक हो, तो हैलोजन समूह हमेशा किसके साथ जाता है, छोटे के साथ जाता है। किसके साथ जाता है, छोटे के साथ जाता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है क्रियाविधि SN2 द्वारा। तो यहाँ पर बंध कौन सा टूटेगा, ये बंध टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, यहाँ पर टूटेगा प्लस माइनस, तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH3 CH2OH, एक तो ये बनेगा, तो 2-मेथिल ब्यूटेनॉल, और दूसरा उत्पाद इसमें बनेगा क्या, CH3 CH2I, एथिल आयोडाइड। तो पहले का आंसर तो क्या हो गया, ये देख लो आप, पहले का आंसर तो है ये। क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि बंध ये टूटेगा, आप देख सकते हैं SN2 क्रिया विधि के कारण, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये है, इसकी HI के साथ इसको गर्म करें, इसको मिटा देता हूं यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये है CH3 अब इसको HI के साथ गर्म करेंगे तो आपको पता है, यदि क्या हो, अगर ईथर असममित हो और उसमें तृतीयक एल्किल समूह हो, तो हमेशा हैलोजन समूह किसके साथ जाता है, तृतीयक के साथ। तो बंध कौन सा टूटेगा, ये टूटेगा, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, प्लस माइनस, उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH3
CH3I प्लस CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, बता चुके, कल से यही पढ़ रहे हैं हम। अब तीसरा ये आपके सामने है, इसको HI के साथ गर्म करें तो देखो या तो ये बंध टूटेगा या ये बंध टूटेगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये तो फेनिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा है, sp2 संकृत है, तो इसके मध्य आंशिक द्विबंध आ जाएंगे। यहां पर एल्किल समूह के साथ है तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा, और यहां टूटेगा ये प्लस माइनस, और यहां पर माइनस प्लस। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनेगा, I प्लस फिनॉल। मैं आपको कह ही चुका हूं, अगर ऐसा कहीं होगा तो फिनॉल मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये दो तीनों आंसर आप लिख लिए, पहले आपने लिख लिया होगा, दो ये भी लिख लो आप। अब ये ईथर की दूसरे प्रकार की अपक्रिया हम देखेंगे। देखो दूसरे प्रकार की जो अपक्रिया है वो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं ना, वो एल्किल फेनिल ईथर में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी, एल्किल फेनिल ईथर अर्थात एरोमेटिक ईथर में देखने को मिलेंगी। अब एरोमेटिक जहां शब्द आ गया ना, और आपको एक बात बताते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में अधिकांशतः मुख्यतया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देखने को मिलती है बेंजीन वलय के कारण। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल लूं, एल्कोक्सी बेंजीन का एग्जांपल लूं। जैसे देखिए यह हमारा एल्कोक्सी, अब यहां पर मैंने R लिया है, यहां पर CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है एल्किल समूह। ठीक है, तो एल्कोक्सी बेंजीन, एल्कोक्सी बेंजीन। अब एल्कोक्सी बेंजीन में पहली बात एक पॉइंट लिख लो आप, एल्किल फेनिल ईथर में, एल्किल फेनिल ईथर में, एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन स्नेही, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एरोमेटिक ईथर, एल्किल फेनिल ईथर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए आप फिनॉल की आप अपक्रिया ध्यान दें, क्योंकि अब एक दूसरे से रिलेशन चालू हो जाएगा। अपक्रियाएं अगर आपने फिनॉल में ध्यान से पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो यहां पे भी आप बहुत इजीली आप उनको समझ जाओगे। फिनॉल में मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलूं तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अपक्रिया है ना, वो ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं। और कारण उसका क्या है कि फिनॉल में जो OH क्रियात्मक समूह है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है। अब कहेंगे गुरु निर्देशी, निर्देशी का मतलब
इसमें धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण, इसमें धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो अब एक बात बताइए, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहां आक्रमण करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, प्यासा कहां जाएगा? कुएं के पास। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो बेंजीन वलय की कौन सी स्थिति पर जाएगा? जहां उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो फिनॉल में अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा था, ऋणावेश आया था, दिख रहा था हमको क्लियर। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जा रहा था? ऑर्थो और पैरा पर। अब हम यहां पर एल्कोक्सी बेंजीन में भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर आक्रमण करता है। अब इसको देखो, आप देखते हैं, देखिए द्विबंध सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अनुनाद है, धनात्मक अनुनाद प्रभाव है। और धनात्मक अनुनाद कहां होता है? द्विबंध सिंगल बॉन्ड लोन पेयर धनात्मक होगा, द्विबंध सिंगल बॉन्ड ऋणावेश, ये सब के सब प्लस एम प्रभाव के कंडीशंस हैं। होगा क्या ये, क्योंकि इसका ये कार्बन जो है sp2 संकृत है, ये लोन पेयर को यहाँ लेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो कार्बन, इसकी तो संयोजकता पहले से 4 थी, ये क्या करेगा? इन पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे विस्थापित कर देगा और देखो ऐसा कुछ बनेगा। एक बार अगर आप ध्यान से अभिक्रियाएं पढ़ लें तो सभी चैप्टरों में आपको बड़ा आनंद आता जाएगा। देखिए जब पाइबंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गए तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस। एक बार अनुनादी संरचना प्रारंभ हो जाए तो आपका दिमाग बहुत शानदार तरीका से चलेगा। अब आपको पता है, कुछ बातें हमेशा याद होनी चाहिए, किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश क्या होता है? अस्थायी होता है। जिसमें भी कम विद्युत ऋणी परमाणु पर यदि ऋणावेश है तो वो और ज़्यादा अस्थायी है। तो यहाँ पर एक कार्बन पर कौन है? ऋणावेश। क्या कार्बन इसको रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। अभी इधर से लिया है तो इनको तुरंत आगे ट्रांसफर करेगा। जब आगे ट्रांसफर करेगा, ये ऋणावेश का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इस कार्बन के मध्य क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। जब इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन इन पाइबंध के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा और कुछ ऐसा होगा, देखना। फिर क्या है? कार्बन पर ऋणावेश। आपको पता है, इतिहास बार बार दोहराता है। कैसे दोहराता है? कि ये कार्बन इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजेगा, इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 बंध नहीं बना सकता। फिर कंडीशन वही, कार्बन पर ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। आप इसको समाप्त करने के लिए इनको आगे देगा और ये फिर पुनः यहाँ चले जाएंगे। तो अब आप ये मैंने आपको क्या बनाई है, आप देखिए एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। अच्छा, निर्देशात्मक प्रभाव किसे कहते हैं? मैंने आपको फिनॉल में भी बताया था और यहां पे मैं बता देता हूं। देखिए एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को देखने से आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको पता है ये कौन सी स्थिति है? ये ऑर्थो है। ये कौन सी स्थिति है? बोलो 1/4 कौन सी स्थिति? पैरा। और ये 1/2 कौन सी स्थिति? ऑर्थो। आप अनुनादी संरचनाओं में देखोगे तो बेंजीन वलय की ऑर्थो, पैरा तथा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। ध्यान से सुने, क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। किसके कारण? अनुनाद के कारण। कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं बढ़ रहा है। तो तुलनात्मक रूप से देखें, ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं? बोलो ऑर्थो और पैरा पर। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही किसमें? एल्कोक्सी बेंजीन में भी आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो एल्कोक्सी समूह है ना, जो OR, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव दर्शाता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रभाव का मतलब समझते हो आप?
कि अनुनाद के द्वारा ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। अब इसने अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब ये कौन, एल्कोक्सी समूह के कारण ही तो हुआ है। तो अब एल्कोक्सी समूह किससे, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है उससे ये कहता है, उसको निर्देशित करता है कि आप आइए ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण कर जाइए। क्यों, क्योंकि यहां पर ही आपको क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनों का भंडार मिलने वाला है। तो इसको कहते हैं निर्देशात्मक प्रभाव। मतलब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या दें, आक्रमण करने के लिए पोजीशन दें, स्थिति उपलब्ध कराएं। कौन सी स्थिति करा रहे हैं ये, ऑर्थो पैरा, तो इसको कह देते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक प्रभाव। तो आप एरो लगा के लिखो, नीचे लिखो एल्कोक्सी बेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, एल्कोक्सी बेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं क्योंकि एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि, देखने से स्पष्ट होता है कि बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात ऋण आवेश आ जाता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। इसे एल्कोक्सी समूह का ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक प्रभाव भी कहा जाता है। निर्देशात्मक प्रभाव भी कहा जाता है। तो आप ये अनुनादी संरचना इसकी उतार लें पहले। लिख लिया ये। देखिए अब यहां पर हम एनिसोल की कुछ अपक्रियाएं देखेंगे। एरो लगा के लिख लो, एरो लगा के लिखें। एनिसोल में निम्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती हैं। एनिसोल में निम्न इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो,
नाइट्रीकरण। अब देखिए, अभी आपने फिनॉल में नाइट्रीकरण किया तो सांद्र H2SO4 HNO3 की उपस्थिति में, वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ क्रिया करवाया। जैसे हेलोजनीकरण किया तो आपने ब्रोमीनीकरण करवाया, ठीक है ना। तो अब नाइट्रीकरण जहां शब्द आएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अपक्रिया में, तो नाइट्रिक कारक HNO3 ही आपको मिलेगा, H2SO4 तथा HNO3। चाहे हम यहाँ करवाएं, फिनॉल में करवाएं, बेंजल्डिहाइड में करवाएंगे, बेंजोइक अम्ल में करवाएंगे, एनिलीन में करवाएंगे, तो नाइट्रीकरण आपको इसी से करवाना है। तो अब देखिए फिनॉल की अपक्रियाएं आप देखेंगे और इसकी देखेंगे, सेम अपक्रिया होने वाली है। देखिए क्या होगा कि एनिसॉल की क्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो HNO3 को हम HONO2 लिख सकते हैं। अब क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको बता दें जो NO2 है, NO2 प्लस, या तो कहाँ जाएगा ऑर्थो पर या कहाँ जाएगा पैरा पर। तो यहाँ से ये H किसको लेकर, OH को लेकर H2O के रूप में, और उत्पाद क्या बनेगा CH3NO2 और CH3NO2, अर्थात या तो ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण होगा या कहां होगा बोलो, पैरा स्थिति पर आक्रमण होगा। ऑर्थो पे होगा तो NO2 ऑर्थो स्थिति पे जाके जुड़ेगा, पैरा पे होगा तो किस पे जाके जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिनॉल में भी बता चुका हूं, ऑर्थो और पैरा समावयवी में से मुख्य उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है, पैरा समावयवी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी सम्मिति होती है, इसकी सिमेट्री होती है, इसमें संरचना क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। तो ये क्या बनेगा, अब इसको तो हम एनिसॉल कह रहे हैं, इसकी ऑर्थो स्थिति पे कौन है, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और ये क्या बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। बहुत सिंपल अपक्रिया। अब आपको पता है ये अल्प और ये मुख्य, ठीक है। लिखें आप, हेडिंग डालें नाइट्रीकरण, लिखिए जब एनिसॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ करवाई जाती है, सांद्र HNO3 के साथ करवाई जाती है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल तथा पैरा नाइट्रो एनिसॉल का निर्माण होता है। ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल तथा पैरा नाइट्रो एनिसॉल का निर्माण होता है। इसी में लिख लें नीचे, इसमें मुख्य उत्पाद पैरा समावयवी प्राप्त होता है। समावयवी का मतलब समझते हो ना, इन दोनों में से ये ऑर्थो समावयवी, ये पैरा, तो मुख्य उत्पाद कौन प्राप्त होता है, पैरा समावयवी। अब क्रिया बता रहे हैं, सेम फिनॉल जैसी क्रियाएं भैया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रत्येक चैप्टर में आपको चारों चैप्टरों में मिलेंगी, सेम ऐसी मिलेंगी। नाइट्रीकरण उसके द्वारा ही होगा, हेलोजनीकरण भी उसी के द्वारा होगा, सेम उत्पाद बनेंगे। उतार लो क्रिया। नेक्स्ट लिखिए, इसमें दूसरी अपक्रिया है हेलोजनीकरण। नेक्स्ट अपक्रिया है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण एनिसॉल, और इस एनिसॉल की क्रिया Br2 से करवाते हैं। Br2 से करवाते हैं एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में। तो आपको पता है, देखो Br2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Br
Br। तो ये या तो Br कहाँ पे आक्रमण करेगा, ऑर्थो पर, या कहाँ करेगा, पैरा पर। सेम ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों कर रहा है, अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर, इसलिए ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल पैरा ब्रोमो एनिसॉल, इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, पैरा, और कम बनेगा कौन सा, ऑर्थो। रटना ही नहीं है आपको, एक बार समझ लो सब कुछ आता जाएगा। अनुनादी संरचना देख लें कि भाई आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो पे भी करेगा और पैरा पे भी करेगा, दोनों उत्पाद बनेंगे, ज़्यादा पैरा बनेगा क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है, सममित होती है, इसका स्थायित्व अधिक होता है। लिखिए आप हैलोजनीकरण में, लिखिए जब एनिसॉल की क्रिया एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में Br2 ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल तथा पैरा ब्रोमो एनिसॉल का निर्माण होता है। ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल तथा पैरा ब्रोमो एनिसॉल का निर्माण होता है। ये अब क्रिया आप बता लें। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अब क्रिया लिखो इसी में। तीसरी है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब क्रिया इंपॉर्टेंट अच्छी भी है, सभी चैप्टरों में आएगी आपको और फिक्स है, जहां भी फ्रीडेल क्राफ्ट नाम आएगा ना, अब क्रिया आपकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। एनिसॉल है और एनिसॉल की क्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, एल्किल क्लोराइड के साथ, किसी भी एल्किल समूह के साथ करा सकते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए, तो ये मैथिल क्लोराइड टूटेगा कैसे, Cl पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो एल्किल समूह का आक्रमण होगा, क्योंकि एल्किल समूह यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका आक्रमण होगा या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो Cl, तो आप इसको यूं हटा सकते हैं, ज्यादा घपड़ सपड़ ना हो, तो HCl तो बाहर निकलेगा और ये मैथिल कहां जाएगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसको देखो, बेंजीन पर CH3 यदि जुड़ी है, इसका नाम है मैथिल बेंजीन, लेकिन इसका एक सामान्य नाम है टोलुइन। इसका सामान्य नाम क्या है, टोलुइन।
अब आप देखो थोड़ी देर के लिए इसको, मैथॉक्सी समूह को अगर आप भूल जाओ तो ये कौन है, टोलुइन। मैथॉक्सी को भूल जाओ तो ये कौन है, टोलुइन। तो मुख्य यहां पर श्रृंखला कौन सी होगी, टोलुइन। और टोलुइन पे ये कौन है, प्रतिस्थापी कौन, मैथॉक्सी। तो ये कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो पर। ये कौन सी स्थिति पर, पैरा पर। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो मैथॉक्सी टोलुइन। और इसको क्या कहेंगे, पैरा मैथॉक्सी टोलुइन। अच्छा, उत्पाद इसमें पैरा समावयवी ही ज्यादा बनेगा, मैंने फिक्स आपको पहले ही कह दिया है। तो ये मुख्य उत्पाद बनेगा और ये अल्प उत्पाद बनेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा समावयवी ही बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से सुने। फ्रीडेल क्राफ्ट नाम आते ही अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगी, ध्यान देना। ठीक है, एल्किलीकरण है, तो एल्किलीकरण पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आक्रमण करने वाला समूह कौन है, एल्किल समूह। एल्किल समूह कौन, जैसे मैथिल है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कोई सा भी समूह हो सकता है। अब इसमें चूंकि एथिल समूह आकर जुड़ा है, एल्किल समूह आकर जुड़ा है, इसलिए इसको कहा है एल्किलीकरण। भाई एल्किल समूह जाके जुड़ा है एनिसोल पर, ऑर्थो पर या पैरा पर, तो इसको क्या कह दिया, एल्किलीकरण। जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, ऐसे ही एल्किल समूह यहां पर जुड़ा है तो इसको क्या कहा है, एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण लिखो। जब एनिसोल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जैसे मैथिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोमैथॉक्सी तथा पैरामैथॉक्सी का निर्माण होता है। ऑर्थोमैथॉक्सी तथा पैरामैथॉक्सी का निर्माण होता है। ये अपक्रिया, अच्छा इसमें आप लिख लेंगे, इसमें मुख्य उत्पाद पैरा समावयवी प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया आप उतार लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए ये चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो चुका है। आप क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम्स करें, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जो भी डाउट हो आप मुझे क्लियर करें, मिलें, आप मुझसे समझें। अभी कुछ ही दिनों में आपकी लाइव क्लास भी अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो और आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इनसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर बात करें। थैंक यू।